हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू फिलअप फॉर्म। आप सभी का फिलअप फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर, बिल्कुल टाइम पर आ चुकी हूँ और जो हमारी क्लास में आ गए हैं वो प्लीज़ अपना प्रेजेंस शो करेंगे। ज्योति जी वेरी गुड इवनिंग। शाहीन जी गुड इवनिंग। आप कहाँ थे शाहीन जी इतने दिनों से? आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। इतनी इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है और आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है ना। सना जी वेरी गुड इवनिंग। अंजलि जी गुड इवनिंग। माही जी राधे राधे। इतना अच्छा लग रहा है, सब इमोजीज भेज करके स्वागत भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। माही जी का हंसता हुआ चेहरा भी दिख रहा है, लेकिन बाल नहीं है माही जी के सिर पे। ओके, शाहीन जी का फ़ोन में प्रॉब्लम आ गया था, तभी मैं सोच रही थी कि आप तो इतने रेगुलर स्टूडेंट होने के बावजूद, और कल मैं शायद बहुत याद भी कर रही थी आपको ऐसे भी कि आप आ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो कंटिन्यू आते हैं वो एकदम से छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा फील होता है कि क्या बात हो गई। पूनम जी वेरी गुड इवनिंग। देखो भाई, आज मंकी भी हमारे साथ पढ़ने आए हैं, आंखें बंद कर रखी है मंकी ने। मीला जी वेरी गुड इवनिंग। तो ये तो थोड़ी मजाक वाली बात हो गई, थोड़ा सबके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाए, सिर्फ इसलिए यही कोशिश रहती है मेरी कि आप लोग पढ़ें तो किसी भी तरह का बोझ लेके ना पढ़ें, बल्कि खुल करके पढ़ें और अपने आप को हल्का रख के, जितना लाइट रख के आप पढ़ेंगे खुद को, जितना भी पढ़ के जाएं वो बिल्कुल आपका पक्का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 बुक से पढ़ाई कर ली और सारा खिचड़ी हो रहा है दिमाग में, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है ना। मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा बोझ लेके पढ़ाई नहीं करी और मेरे आराम से सारे क्लासेस निकलते गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बोझ नहीं, आराम से अपनी पढ़ाई जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिलअप फॉर्म जो है हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को रिलेटेड टू स्टडीज़ सारा मटेरियल आप लोग को मिलता है। अभी हमारी सीटेट की जो फ्री क्लासेस है वो चल रही हैं। और इमरान जी वेरी गुड इवनिंग। तो ये जो क्लासेस हैं हमारी, इसका मैं आप लोगों को टाइम टेबल दिखा देती हूँ कि इस तरह से क्लासेस की टाइम टेबल हैं और कौन कौन से टीचर जो हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। प्रतिमा जी वेरी गुड इवनिंग। तो इसमें जो है मैं सोनाली आपकी ईवीएस टीचर हूँ, और ईवीएस जो है आपका पेपर 1 के लिए है, पीआरटी टीचर्स के लिए बेसिकली ये होता है। तो उसकी क्लास जो है हमारी एवरी मंडे टू सैटरडे जो है वो 6 से 7 बजे तक रहती है। ठीक है, तो जो भी अटेंड करना चाहते हैं वो अटेंड तो करेंगे ही, साथ साथ अगर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में भी कोई पढ़ना चाहता है तो उसे भी ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और जितने लोग अभी आ गए हैं एटलीस्ट उतने लोग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, आप रेगुलर आ रहे हैं, तो एक छोटा सा लाइक आपका करना बनता है। रोहित जी जय श्री कृष्णा। और सुजाता पटेल जी वेरी गुड इवनिंग। प्रतिमा जी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगता है आप लोग टाइम से आ जाते हैं। तो 6-5 हो रहे हैं, अब चालू करेंगे अपनी क्लास। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के लिए हमारी जो क्लासेस है यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जो लोग रेगुलर कर रहे हैं उनको सबको पता ही है, और जो न्यू स्टूडेंट आते हैं उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे
तो इजीली आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज भी मुझे भेज सकते हैं। और जो हमारी क्लासेस हैं उसकी टाइमिंग आप पहले टाइम टेबल आपको दिखा ही चुकी हूँ, उसमें कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी क्लास होती है आपको पता ही चल गया है, और कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रेगुलर क्लास जो है हमारी मंडे टू सैटरडे अटेंड कर सकते हैं। संडे ऑफ रहता है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अब चूँकि नज़दीक आ गए हैं आपके एग्ज़ाम के डेट, है ना, कभी भी डेट आ सकती है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये संडे हमारा खाली ना जाए, तो हम अरेंज करेंगे कि संडे भी आप लोगों की क्लास हो जाए। ठीक है, एसएसटी भी करवा दीजिए। मैं तो ईवीएस की हूँ ना, ईवीएस में जितना एसएसटी का पार्ट है वो मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ करवा रही हूँ। आज के में भी आप लोगों को कुछ एसएसटी के पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कराऊँ, बिल्कुल ही पूरा एक जैसा कराऊंगी तो बोरियत फील होने लगेगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। बबलू जी गुड इवनिंग और आरती जी गुड इवनिंग। ठीक है, चलते हैं। एग मार्क इज रिलेटेड टू क्वालिटी, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन। एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? अब देखिए सना जी, एग्ज़ाम का तो डेट अब फाइनली जो आएगा सो वही होगा। उसके लिए हम क्या अंदाज़ लगा सकते हैं कि दिसंबर लास्ट या जनवरी, जब भी डेट आ जाए। तो दिसंबर जनवरी में ही आपके लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम हुए थे, इसी बार भी उस तरह से ही होंगे। अब आएगी डेट कुछ दिनों में। हाँ, नंबर 1 का आंसर आने लगा है। बबलू जी का सबसे पहले आया है, वेरी गुड। इमरान जी का भी आ गया, अंजलि जी, रोहित जी, ज्योति जी, सुजाता जी, शाहीन जी, ऑलमोस्ट सबका ए आ रहा है। आरती जी का डी आ रहा है, लेकिन राइट आंसर जो है वो आपका है ए। लगभग ज़्यादातर लोगों का जो है वो ए ही आया है, और ये गुणवत्ता से ही संबंधित होता है। इसका संबंध जो है वो गुणवत्ता से ही है। मतलब किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है। ये एक मार्क लगा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, थोड़ा सा आगे इसके बारे में जान लेते हैं, जानना भी ज़रूरी है। एग मार्क इज़ अ सर्टिफिकेशन मार्क फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो भी एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट होता है उनका एक तरह से ये क्या होता है, सर्टिफिकेशन होता है कि ये जो आपको सामान दिया जा रहा है ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से प्रूव्ड है कि सेफ है, आप यूज़ कर सकते हैं। एश्योरिंग दैट दे कन्फर्म टू अ ग्रेट स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय, मतलब एक स्टैंडर्ड है, इसमें एक सही मात्रा में सभी चीज़ है। जो भी चीज़ के लिए वो प्रोडक्ट है वो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब सही प्रोडक्ट मिलेगा। इस चीज़ के लिए ये क्या है, एक तरह से एश्योरेंस है। मतलब एक बोलते हैं ना कि ठप्पा लगा दिया कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, सर्टिफाइड हो गया, जैसे स्टैंप लग जाते हैं उस तरह की चीज़ को ये कहा जाएगा, ये एग मार्क। देखिए इसी तरह से हम देखते हैं कि एग मार्क जो है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में होता है, और आईएसआई मार्क भी देखते हैं, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। आईएसआई मार्क भी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले के टाइम में आप देखते होंगे जैसे कि बहुत सारी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल चीज़ें आपकी, उसके बाद गैस चूल्हे से संबंधित चीज़ें, इनमें सब में पहले आईएसआई मार्क बहुत देखा जाता था, अभी भी देखा जाता है। ये एक ऐसा मतलब चिन्ह है, इसको देख करके इजीली हम इसको देख के समझ जाते हैं हाँ आईएसआई मार्क है, मतलब ये अच्छा होगा लेना। जैसे एक ब्रांड का हम आजकल प्रूफ देख लेते हैं कि हाँ ये ब्रांडेड चीज़ है तो ये अच्छी होगी, एक एश्योरेंस मिल जाता हमको। उसी तरह से आईएसआई मार्क, तो आईएसआई मार्क का भी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। और दूसरी जो है ये आप देखते होंगे कि फूड प्रोडक्ट में आप कई सारे जो खाने की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे बिस्किट हो गई, फूड आइटम जो आपके हो गए, उनमें पीछे देखिए लिखा रहता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये चीज़ें जो है वैसे खाद्य पदार्थ में लगी होती है जिनकी पैकेजिंग की होती है, और इसमें डेट होता है कि ये कितने दिनों तक जो है वो ठीक रहेगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपके खाने के लायक नहीं रहेगा। तो ये क्या होता है, एक तरह से ग्रेडिंग होती है और मार्किंग होती है, जिससे कि जो कस्टमर होते हैं उनको ये पता चलता है कि ये सामान हमको कितने से कितने डेट तक यूज़ करना है, और एक भरोसा होता है कि हाँ हम जो सामान ले रहे हैं वो सामान अच्छा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाटर पोल्यूशन बाय आर्सेनिक इज हाईएस्ट
कहाँ पे है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड? प्रभा जी गुड इवनिंग। ये रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, और इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपका जल वाला जो आपने पार्ट पढ़ा हुआ है आपके सिलेबस में जो है उसमें से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका जल प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और इसका लगभग लोगों ने आर्सेनिक आंसर दिया है कि आर्सेनिक जो है वो पश्चिम बंगाल में, और ये सही भी है। पश्चिम बंगाल में जो है आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी किसी ज़िले में है, बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से क्या होता है कि लोगों को बहुत तरह की मानसिक बीमारियां जो है आर्सेनिक के कारण हो जाती हैं। मैंने इसको पहले भी आप लोग को आई थिंक बताया हुआ है। तो ये आर्सेनिक वाला आप ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई किसी को डाउट तो है नहीं इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फ्लावर, बर्ड, फ्रूट और लीफ? फूल, कली, फल या पत्ती? वहाँ जैसे है उत्तर 24 परगना है, वहाँ पे आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है। और कल्याणी करके भी एक जगह है, वहाँ भी मैंने सुना है कि बहुत है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं तो वो बताते रहते हैं अक्सर कि उधर पे बहुत ज़्यादा आर्सेनिक आता है हैंडपम्प का अगर पानी यूज़ करते हैं, जिसके कारण से पानी उनको खरीद के पीना पड़ता है। तो ऐसे कई सारे और भी वहाँ पे ज़िले हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है। दक्षिण 24 परगना है, वहाँ पे भी दिक्कत है। सियालदा वगैरह में भी कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब दिखाई पड़ते हैं वहाँ पे। इसमें मोस्ट ऑफ द आंसर जो हैं वो ए आ रहे हैं, बट इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, वो आप लोग को बता दूं, इसको आप नोट डाउन करके रखिए। ये फ्लावर नहीं होता है, ये कली होती है। ठीक है, आप उसको देखेंगे ध्यान से, आप उसको देखिए तो एक लगेगा कि एक डंठल सी है, उसमें गोल सा कुछ लगा हुआ है, वो कली है, वो पूरी तरह से खिली हुई नहीं रहती है। जब वो कली होती है तो उसमें उसको तोड़ लिया जाता है, क्योंकि अगर वो फूल बन जाएगी तो वो पूरा झड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको कली के रूप में ही तोड़ लिया जाता है और उसको सुखा लिया जाता है। उसके बाद वो एज इट इज़ रहती है, तो वो जो महक होती है ना वो कली के अंदर ही रहती है, तो वो हमको उसका ही टेस्ट और उसकी ही खुशबू आती है। तो ये हो गया लौंग के पौधे का, आपको बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द पुष्कर फेयर ऑर्गेनाइज्ड? पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? ओके, वो माइक थोड़ा कभी कभी हट जाता है जगह से, मैंने सेट कर लिया है। आई थिंक अब आवाज़ ठीक आ रही होगी। पुष्कर मेले का आयोजन हम जानते ही हैं कि राजस्थान में होता है, लेकिन राजस्थान में कहाँ से ये होता है ये आपको बताना है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? जरीन जी गुड इवनिंग। ए आंसर आ रहे हैं, ज़्यादातर ए आंसर आ रहे हैं, मतलब जयपुर के लिए वोटिंग हो रही है। जरीन जी बहुत अच्छी हूँ मैं। आप लोग बीच बीच में कहीं गायब हो जाते हैं सब स्टूडेंट्स, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, आपको ध्यान रखना है कि अजमेर। ठीक है, विभा जी गुड इवनिंग। और जो भी हमारी क्लास में आ रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास तो उनको लिंक भी शेयर करिएगा, ताकि वो उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इसका मोस्ट ऑफ द आंसर है वो आया है ए में, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो है अजमेर। ठीक है, तो ये कहीं आप लोग नोट डाउन करके रखिए, अगर डाउट आप लोग को है तो उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए इस तरह का है ये मंदिर, ये मैंने फ़ोटो भी एक रख दी, आप लोगों के दर्शन कर लीजिए। अभी परीक्षा जो है आपके नज़दीक आने वाले हैं, तो भगवान के दर्शन कर लीजिए। और ब्रह्मा जी का ये एकमात्र मंदिर है। ठीक है,
ये ब्रह्मा जी का जो है एकमात्र मंदिर है जो भारत में है और राजस्थान में है। और जगह आपने बता ही दिया है कि आपने तो जयपुर बताया था लेकिन है अजमेर। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, राइट आंसर इज अजमेर। तो इस तरह के हैं ब्रह्मा जी की, ये सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। देखिए जरीन जी, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है, तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी एक बार बता देना चाहती हूँ शॉर्ट में कि देखिए लिंक नहीं भी आती है तो आपको क्लास की टाइमिंग पता है, आप उस क्लास की टाइमिंग पर जा करके और एक क्लिक कर दीजिए, उसमें नोट कर दीजिए कि ईवीएस लाइव क्लासेस बाय फिलअप फॉर्म। इस तरह से आप बस करिए, आप तुरंत आ जाएगा आपके सामने। फ़ोन ओपन करेंगे तो लाइव क्लास आ जाएगी। अगर लिंक के भरोसे आप मत रहिए ना, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है कि आप गलतियों से सीख ले लें और उसको सुधार लें। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कई बार मुझसे भी गलती होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी बुक अगर हम खंगालने लगते हैं तो कई बार मिक्सअप हो जाते हैं, मेरे डेट हमेशा मिक्सअप होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से आंसर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWF? वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। WWF का पूर्ण रूप क्या है? विश्व वन्य निधि, विश्व युद्ध नीति, विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वॉच फंड। इसका सी आंसर आ रहा है। पूनम जी का, प्रभा जी का सी आंसर आया है। सी इज़ द राइट आंसर। अंजलि जी, आज गलती कैसे कर रहे हैं आप? तो मोस्टली सबका सी आंसर आ रहा है। और एक इसमें कन्फ्यूजन है, कई लोगों को हो सकता है अंदर ही अंदर अभी दिमाग में चल भी रहा होगा कि WWF तो हम देखते थे भाई, उसमें तो फाइटिंग होती रहती थी, बड़े वो आते थे जो बॉडी बिल्डर्स आते थे और वो फाइट करते थे, वो भी तो WWF होता था। तो ये जो डाउट है इसको थोड़ा सा आगे हम पिक्चर के थ्रू एक क्लियर कर देते हैं। देखिए WWF जो है दो हैं फुल फॉर्म, एक तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए है और इसका, अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें से बनता है कि इसका जो चिन्ह है ये है जायंट पांडा, ये अब क्या हो चुका है? लुप्त हो चुका है, ठीक है। तो मे भी कभी क्वेश्चन बन जाए इससे कि इसमें WWF में जो पिक्चर दिखाया जाता है वो किसका है, तो वो दैट इज़ जायंट पांडा, और वो क्या हो चुका है? अब लुप्त हो चुका, ये अब है नहीं, है ना। और दूसरा जो आपका फुल फॉर्म एक और आ जाता है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, ये भी WWF है, जो आप टीवी में कई बार देखा करते थे और अभी भी आता है, पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं, बट मैंने बचपन में तो देखा था, फाइटिंग होती थी WWF में। तो अब इसका नाम चेंज करके WWE कर दिया गया है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ऐसा कुछ कर दिया गया है, बट ये WWF भी उसी नाम से हम छोटे में देखा करते थे। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, बट दोनों के ही फुल फॉर्म अलग अलग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बाय वॉट नेम इज द सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत नोन इन इंडिया? तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। फटाफट आंसर कीजिए, 6 नंबर का आंसर। सी का 6 का आंसर CAB, फिर CB, ज़्यादातर सी में आंसर आ रहे हैं और सी जो है इसका राइट आंसर होगा। रूपाली जी अभी आज आंसर कर रही हैं, नहीं तो बस क्लास में थोड़ी देर के लिए आके चली जाती थी, तो आज पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र जो है उसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और इंडिया में जो है उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल जो है वो चाइना में है
और ये बहुत बड़ी रिवर है जो कि हम दो देशों का जो है इससे भरण पोषण जो है होता है ब्रह्मपुत्र में नदी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, साथ साथ और भी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि कहाँ स्थित है। तो इसके आंसर जो हैं सब सी दे रहे हैं, ए भी आ रहा है आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है। ठीक है, मतलब राजस्थान। और ये राजस्थान के आपको बताना है कि राजस्थान में तो है, ठीक है, लेकिन कौन से जिले में है ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन के साथ और भी तो एक आध क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से जिले में है। जो राजस्थान से होंगे उनको ज़रूर पता होगा ये कि कौन से ज़िले में ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है, राजस्थान के कौन से ज़िले में। आंसर करिए, किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं। तो ये राजस्थान के अलवर ज़िले में है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए क्योंकि एक के साथ आपके 2-3 क्वेश्चंस और बन जाते हैं। तो ये अलवर ज़िले में है और इसको 1958 में बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी जो है वो उस पर भी काम किया जा रहा है। ठीक है, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट आप लिख लीजिए और यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट तो बहुत जगह किया जा रहा है टाइगर को बचाने के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली टाइगर प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। मुझे भी जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती जाती है ना, मैं नोट डाउन करती हूँ और आपको बताती हूँ। बहुत सी चीज़ें हर किसी को हर चीज़ नहीं पता होती है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो है ये अलवर में है। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वॉट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क कॉल्ड? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, स्टरलाइजेशन। प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, बंध्याकरण। क्या कहते हैं इसको? एट्थ का आंसर करेंगे प्लीज़। इसके सी आंसर आ रहा है और सी जो है वो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है सी। फर्मेंटेशन होता है। तो देखिए क्या है कि इसको हम थोड़ा सा दही का जामन कहते हैं, वो रख के और फिर दूध को हल्का सा गुनगुना करके डाल दिया जाता है और इसको 4 से 5 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। एक नॉर्मल मौसम में आपको बता रही हूँ, ठंड में थोड़ा ज़्यादा टाइम रखना पड़ता है क्योंकि वो जो बैक्टीरिया जो इसमें होते हैं उनका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है ठंड में। गर्मी में फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है ये दूध से दही बनाने के लिए होती है। और कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं और किस में ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है?
हम जो फूड आइटम बनाते हैं उसमें, कि फर्मेंट करके उसको बनाया जाता है। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? दही के अलावा कोई और एग्जाम्पल? बबली जी गुड इवनिंग। हाँ, सी तो आंसर है, सबका आंसर लगभग सही है। आपको एग्जाम्पल बताना है। पनीर तो नहीं होगा। हाँ, इडली डोसा, रूपाली जी का आ गया, इडली डोसा। पनीर को तो क्या करते हैं, दूध को फाड़ते हैं उसके बाद बनाते हैं, उसका प्रोसेसिंग अलग हो गया आपका, है ना। तो हाँ, ढोकला के लिए आप फर्मेंट करते हैं, यस, ढोकला के लिए फर्मेंटेशन होता है, इडली डोसा के लिए होता है। और जो आप छोले भटूरे खाते हैं ना, तो जो भटूरे होते हैं उसको भी फर्मेंट किया जाता है। मतलब क्या है, नॉर्मल आप अपने मम्मी के मुंह से आपने सुना होगा कि हमने रख दिया है उसको खमीर होने के लिए, है ना। खमीर हो जाता है उसमें, आप जब देखेंगे कि आटे को आप अलग करते हैं तो उसके अंदर जाली जाली सी बन जाती है, तो वही होता है इसमें फर्मेंटेशन। जो बैक्टीरिया जो है उसको क्या कर देते हैं, काफ़ी फ्लफी कर देते हैं। यस, माही जी का आंसर भी ढोकला आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। तो इस तरह से कई सारी खाने की चीज़ें हैं जो हम फर्मेंट करके और फिर उसको बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द पोल स्टार कॉल्ड? ध्रुव तारा किसे कहते हैं? नॉर्थ स्टार, साउथ स्टार, ईस्ट स्टार, वेस्ट स्टार, किसको कहते हैं? उत्तर का तारा, दक्षिण का, पूर्व का, या पश्चिम का? नाइन्थ का आंसर कीजिएगा प्लीज, नंबर डालिए 9 और 9 का आंसर कीजिए। बबलू जी का आ रहा है ए, रूपाली जी का भी ए, माही जी का भी ए, रोहित जी का भी ए, अंजलि जी का भी ए। मोस्टली सभी का ए आ रहा है, मतलब डाउट किसी को भी नहीं है। और ध्रुव तारा कहते हैं, उत्तर की तरफ ये दिखाई देता है और ये ध्रुव तारा कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई इसमें डाउट नहीं है किसी को भी। वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क लोकेटेड? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, फूलों की घाटी। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। इसके ऑप्शंस भी इस तरह के हैं कि थोड़ा सा सारे ही इस तरह के जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फूल हो सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं हम। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। नंबर 10 लिख करके आंसर करेंगे। बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं बबलू जी के, माही जी के, वेरी गुड। हाँ, चामोली में है ये, वेरी गुड। बबलू जी का आंसर बिल्कुल राइट है, ये चामोली में है और इसका नाम क्या है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में चामोली जिले में है। और इसमें किसी को कोई डाउट तो है नहीं? किसी ने ए भी कर दिया है क्या? शाहीन जी ने ए किया है, ए नहीं होगा, इसको आंसर आप करेक्ट करिए। इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा, ठीक है, उत्तराखंड। ओके, यहाँ कोई मूवी की भी शूटिंग हुई है? अच्छा, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाय हुम इज नॉइस पोल्यूशन मेजर्ड? ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है? डेसिबल, न्यूटन, जॉल और नैनो। जॉल को जूल भी बोलते हैं, डेसिबल, न्यूटन, जॉल, जिसको जूल भी बोलते हैं, नैनो। बबलू जी का आंसर आ गया, शाहीन जी का आंसर आ गया, नहीं, शाहीन जी का 10वें का आंसर चल रहा है, 11वां। नंबर 11 का आंसर कीजिए, कई लोग 10 का आंसर भी अभी भी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आंसर जो है वो ए में आ रहे हैं, किसी को कोई डाउट है नहीं, ठीक है। मतलब इजी क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं अभी। चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच रिवर फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल? कौन सी नदी
बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्ण रेखा, नर्मदा, सिंधु जिसको इंडस भी कहते हैं। नंबर 12 करके आंसर करेंगे। ट्वेल्व में डी, बी, ए, बी, ए, डी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है वो सुवर्ण रेखा नाम की एक नदी जो है वो गिरती है। हाँ, झारखंड में बहती है, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड बबलू जी। देखिए साथ साथ आपको और भी जानकारी मिलती जा रही है। जो हमारे अदर स्टूडेंट्स हैं साथ में जो पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात, मुझे क्लास में बहुत अच्छी बात ये लगती है कि मतलब मैं एक क्वेश्चन अगर बता रही हूँ तो उसके अंदर जो बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, सब अंदर अंदर की जो जानकारियाँ और रहती हैं, जिस तरह से मैं कलेक्ट करके रखती हूँ कि आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ दो तीन चीज़ें और बताऊँ, उसी तरह से अ, जो आप लोग को भी मैं देखती हूँ आपके पास भी जो नॉलेज रहती है आप तुरंत यहाँ शेयर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा, मतलब इसके कारण क्या होता है कि कई चीज़ें मुझे नहीं पता होती, मुझे भी पता चलती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो मालूम है वो मैं आपको तो बता ही रही हूँ साथ साथ। तो आप लोगों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, और मैं कभी भी आप लोगों को एज अ स्टूडेंट फील भी नहीं करती हूँ। आप लोग आगे आने वाले समय में एक बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बनना ही बनना है आप लोगों को। और इतना अच्छा माहौल हर क्लास में देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे क्लास में आना इसीलिए बहुत अच्छा लगता है कि मेरी क्लास में सभी लोगों का जो वेल बिहेव्ड है यही बताता है कि एज अ टीचर आप लोग आगे चल के बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। दैट्स नाइस। तो सुवर्ण रेखा जो नदी है वो झारखंड में बहती है, बिल्कुल सही, और जाकर के पश्चिम बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी आपकी है वहाँ उसमें जाके गिर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैंने मैप को शो किया हुआ है ताकि आप लोगों को बहुत इजीली ये क्लियर हो जाए। देखिए ब्लू कलर से आपको सुवर्ण रेखा नदी दिखाई दे रही है ना? तो इससे पिक्चर आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो आप लोग साथ साथ और भी जानकारी देते हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो सुवर्ण रेखा देख सकते हैं आप, वैतरणी नदी है, हुगली को तो मालूम ही है, कलकत्ता की जान शान सब कुछ है। तो हुगली में ही हावड़ा ब्रिज बना हुआ है हुगली नदी पे ही। वैतरणी हो गई, ब्राह्मणी हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार। तो इस तरह से ये सारी नदियाँ जो हैं ये आकर के आपके कहाँ मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये किधर से आ रही हैं, उधर से घूम के आते आते और ये इधर से गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी में जो आकर के नदियाँ मिल रही हैं। चाहे तो आप नाम नोट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा काफ़ी, इसलिए मैंने ये पिक्चर आपको शो कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो अगर आप नोट नहीं कर पाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं बाद में भी। हाँ, झारखंड की जीवन रेखा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। झारखंड की जीवन रेखा, जीवन रेखा देखिए जहाँ जो नदी रहती है उसको वहाँ की जीवन रेखा ही कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे हैं गढ़वा में, तो यहाँ एक कोयल नदी बहती है। तो जो कोयल नदी है उसका पानी का लेवल बहुत डाउन है, बारिश में काफ़ी पानी होता है लेकिन पानी रुक नहीं पाता है उसमें। और गर्मियों के मौसम में भी जितना भी पानी उसमें रहता है उससे बड़ी मुश्किल से यहाँ का गुजारा चलता है। लेकिन अगर वो नदी यहाँ ना हो तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। भले पानी बहुत कम रहता है पर जीवनदायी तो हर नदी होती है। तो जिस भी राज्य में जिस जिले में नदी बहती है उस राज्य उस जिले की वो नदी जो है वो जीवन रेखा ही होती है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने इसमें पिक्चर ऐड की है, आप लोग का मैप शो किया हुआ है। रोहित जी ने कहा था कि मैप से रिलेटेड कुछ बताइए, तो ये साथ साथ क्वेश्चन के मैं ये भी ऐड करती जाती हूँ ताकि आप लोग की नॉलेज जो है वो बढ़ती रहे। तो देखिए इसमें जो है आपकी साबरमती, माही, देखिए माही नदी का नाम भी है ना, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा, ये सारी जो नदियां हैं ये आकर के आपकी कहाँ मिलती है? अरब सागर में। उधर हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर में जो मिलने वाली नदियां हैं वो इस तरह से हैं।
ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आपकी नदियां हैं ये सारी अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। तो पिक्चर के थ्रू अभी आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन आप लोग अगर करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और फिर नोट डाउन कर सकते हैं नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 ले लेते हैं। विच सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लावा। लावा से कौन सी मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी या लेटराइट? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल। वेरी गुड, माही जी ने सब जानकारी रखी हुई है अपने पास। माही जी के नाम से नदी नहीं, माही जी के नाम से क्रिकेट प्लेयर भी है। तो माही जी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और इसका राइट आंसर जो है वो है काली मिट्टी। मतलब बी जिन्होंने भी आंसर किया है वो लगभग सबका आंसर वैसे भी बी ही आ रहा है जितने लोगों ने अभी तक किया है। तो बी इज़ द राइट आंसर। और जिन्होंने लेटराइट किया है डी कुछ लोग कर रहे हैं, एक दो लोगों का, सबिता जी का एंड इमरान जी का, तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिए प्लीज़। काली मिट्टी होगी, लावा से जो है काली मिट्टी बनती है और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। माही जी का ब्लैंक आ रहा है, सिर्फ 13 आ रहा है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन, ना ए ना बी सी ना डी। मतलब क्या है उसमें? कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द टारगेट ऑफ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान का लक्ष्य क्या है? वाटर क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता, वाटर इंटेंसिटी, पानी की तीव्रता, वाटर अबंडेंस, जल की बहुतायत, वाटर टेम्परेचर, पानी का तापमान। इट्स ओके माही जी। और जिन्होंने भी अभी तक क्लास में आकर के और मुझे लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। और अगर कोई और बच्चे देखना चाहते हैं क्लास तो उनको शेयर भी ज़रूर करिए। बबलू जी का आंसर बहुत जल्दी आ गया है, बहुत जल्दी में रहते हैं बबलू जी, और मुझे डिस्क्राइब भी नहीं करने देते। जल्दी करिए मैडम, जल्दी करिए, जैसे उनको कहीं ट्रेन पकड़नी है। लेकिन डिस्क्राइब तो करना ज़रूरी है सबको, क्योंकि यहाँ हर तरह के स्टूडेंट हैं जिनको मुझे लेकर के चलना है। हाँ, मोस्ट ऑफ द आंसर ए आ रहे हैं और ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो पानी की जो गुणवत्ता है उसको सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान में ध्यान दिया गया। देखिए, पानी की तीव्रता तो जो वहाँ से आ रही है आपकी गंगोत्री से निकल के, वो तो जो स्पीड है वो एरिया वाइज उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है ना। पानी की बहुतायत भी बरसात में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड होके बहती है। और तापमान भी डिपेंड करता है सीज़न पे। लेकिन पानी की जो गुणवत्ता है वो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट कर दे रहे हैं। तो नमामि गंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये चलाए जाते हैं। गंगा एक्शन प्लान का लक्ष्य यही होता है कि पानी की जो गुणवत्ता है उसको सही किया जाए। तो बहुत जगह भी क्या किया गया है, पहले पानी में ही सब चीज़ें बहा दी जाती थी पूजा पाठ के नाम पे। तो ये सब क्या है कि जो पानी को ख़राब करने वाली चीज़ें थी, उसका जो क्वालिटी को डाउन करने वाली चीज़ें थी, उससे बचाने के लिए ये एक्शन प्लान किया गया है कि कोई भी तरह की गंदगी या तो ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं या फैक्ट्री द्वारा हो रही है, किसी भी तरह से उसमें नहीं होनी चाहिए। और गंगा से भी मैं बताऊं तो गंगा की तो कंडीशन फिर भी काफ़ी ठीक है, बट यमुना की कंडीशन इतनी ख़राब है कि उसके पानी को अगर आप स्मेल करेंगे तो उसमें स्मेल आती है, बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। और रंग तो वैसे भी यमुना का रंग जो है, पानी का रंग काला है। गंगा को गोरी कहा गया है ना, गोरा रंग है उसका। और जो यमुना है वो सांवली है, तो रंग में भी अंतर है पानी की में। लेकिन अभी जो पानी का रंग काला दिखाई देता है वो गंदगी के कारण दिखाई देता है। तो वहाँ भी कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मथुरा में चल रहे हैं। तो एक बार मुझे भी सौभाग्य मिला था तो मैंने देखा था, बट कंडीशन इज़ वेरी बैड। ठीक है ना। थैंक यू अंजलि जी। और बहुत बहुत आप लोगों का मैं आप क्या बोलूँ आभार कैसे बताऊँ, आप लोग इतना लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, क्लियर है ये। गंगा एक्शन प्लान में आपका क्वालिटी को देखा जाता है। फिर है विच फ्यूल इज़ इको फ्रेंडली। कौन सा ईंधन इको फ्रेंडली है? डीजल,
पेट्रोल, तरल पेट्रोलियम गैस मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी। इसके लिए बहुत मुहिम चली थी दिल्ली में। इको फ्रेंडली है ये, बहुत ही फ़ायदा करता है, मतलब पर्यावरण के लिए कोई नुकसान नहीं करता है, इको फ्रेंडली है। डीजल, पेट्रोल, तरल पेट्रोलियम या सीएनजी। टी में आंसर आ रहे हैं ज़्यादातर, तो इसमें भी किसी को मुझे लग रहा है कोई डाउट तो है नहीं। वेरी गुड, सबके आंसर डी आ रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर, सीएनजी। तो सीएनजी जो है इसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा दिल्ली में किया जा रहा था गाड़ियों को चलाने के लिए, क्योंकि उससे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था। दिल्ली में क्या है, सबसे ज़्यादा कार जो हैं हम लोग के इंडिया में जो हैं, सबसे ज़्यादा दिल्ली में है कार। और वहाँ की ट्रैफिक तो आप अक्सर न्यूज़ में देखते ही हैं कंडीशन। तो वहाँ की जो हवा है, हवा को सबसे ज़्यादा ख़राब करने में जो है वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको जिम्मेदार माना जाता है। तो इस कारण से सीएनजी को वहाँ पे, जब शीला दीक्षित का वहाँ पे राज था तो उन्होंने सीएनजी को लागू किया था। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी हद तक जो वहाँ की जो गैस है, जो ख़राब गैस है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड। अभी हमने बताया था दही बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है, तो वो तो होता है फर्मेंटेशन तो होता है, लेकिन उसके लिए एक सूक्ष्म जीव जो है वो जिम्मेदार होता है। एस्परगिलस, स्ट्रेप्टोकोकस और रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, दैट इज़ वेरी इजी। आई थिंक सभी का आंसर राइट आएगा इसमें भी। बबलू जी, मीला जी का आंसर तो आ गया। बबली जी, माही जी, सविता जी, ये सब क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए क्वेश्चन हैं, जो पहले पहले आ चुके, बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर से भी मैंने इनको लिया हुआ है क्वेश्चंस को। तो इसका जो है लैक्टोबैसिलस जो आंसर आप लोगों का आ रहा है, दैट इज़ राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लैक्टोबैसिलस जो है उसी सूक्ष्म जीव के कारण ही दही जो है वो बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोडक्ट इज सब्सटीट्यूट फॉर सोप। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विकल्प है। रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपरोक्त सभी। बड़े ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। सेवनटीन का डी आंसर आ रहा है, बबलू जी का, रोहित जी का डी, पूनम जी का डी, रूपाली जी का बी, सना जी का डी, ज्योति जी का बी, अंजलि जी का बी। लड़कियों का आंसर लगभग सही आएगा। लड़कियों का आंसर सही आने का भी कारण है, वो कारण भी अभी आपको पता चलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। तो जितनी ऑलमोस्ट सभी गर्ल्स ने आंसर गलत नहीं किया है ना, लड़कों से ही गलती हो रही है आंसर में। इसका आंसर जो है वो बी होगा, रीठा। देखिए आप टीवी में कभी ऐड देखते होंगे, इसको याद आप रख सकते हैं इस तरह से कि आंवला, रीठा और शिकाकाई ऐसे करके बताता है टीवी में, और उसको मिला करके एक तेल बनता है। वो केश कांति और क्या क्या सब ऐड जो आते हैं बालों में लगने वाले जो शैम्पू और सब दुनिया भर के प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स, उनमें ये रीठा जो है शैम्पू में डाला जाता है। ठीक है, तो शैम्पू जैसे हम साबुन को यूज़ करते हैं तो जैसे झाग बनता है, उसी तरह से क्लीनिंग होती है। तो ये रीठा भी जो है वो बालों में, बालों को ऐसा तो नहीं है कि चलो भाई आज हमने सर्फ एक्सेल ले लिया, कपड़े धो लिए, चलो आज बाल भी उसी से धो लेते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। बालों के लिए हम क्या करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं। और बर्तनों के लिए तो शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम जो यूटेंसिल जो क्लीन करने के लिए जो भी आता है वो हम करेंगे, विम हो चाहे प्रिल हो, इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं। तो उस तरह से रीठा जो होता है ये भी साबुन की तरह झाग बनाता है, और स्पेशली बालों के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो आंवला, रीठा और शिकाकाई ये तीनों मिल करके हाँ, अभी
अंजलि जी का भी एक और आंसर आ गया, वेरी गुड। अभी मैं बताने ही वाली थी यही चीज़ कि और तेंदु पत्ता जो है, जैसे रीठा है बालों के लिए अच्छा है, लेकिन तेंदु पत्ता जो है इससे जो है बीड़ी बनाई जाती है। और बेसिकली ये छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा होगा, माही जी को भी पता होगा, वो भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। तो तेंदु का जो है वहाँ पे फल भी होता है, तेंदु के गोल गोल होते हैं, येलो कलर के, पक जाते हैं तो मीठे मीठे लगते हैं खाने में। वो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में तेंदु के फल होते हैं, उसको भी लोग खाते हैं। और जो तेंदु के पत्ते होते हैं वो एक आमदनी का ज़रिया भी हैं। तो देखिए हमने इसी क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें जान ली, तेंदु पत्ते के बारे में भी आपको पता चल गया, बीड़ी बनता है उससे। बिल्कुल सही आंसर है अंजलि जी का। माही जी पूछ रही है अंजलि जी यूज़ करती हैं क्या? ओ गॉड। चलिए। और रुद्राक्ष आप सभी को पता है कि पूजा वगैरह के लिए जो है रुद्राक्ष की माला, इस तरह की जब भी पूजा पाठ होता है तो उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त में से सभी जो है ये नहीं हो सकते, तीनों के अलग अलग यूज़ हैं। तो रीठा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच स्टेट बिहू डांस इज फेमस? बिहू नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश? बबलू जी का आंसर बहुत जल्दी आता है, वेरी गुड। माही जी का आंसर भी आ गया, पूनम जी का। ये तो सब धड़ाधड़ आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। और आंसर तो सही होना ही है, जब सबके आंसर एक जैसे आते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं, मतलब आंसर सही ही है। सी इज़ द राइट आंसर। अभी तक आंसर शो नहीं हुआ इसमें, बट सी इज़ द राइट आंसर। ये आप सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको मैं एक डांस वाला पूरा बनाया था मैंने, एक क्लास पूरी हुई थी, सब जगह के डांस के बारे में आपको बताया था, तो उसमें ये वाला आपका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैव नॉट एनी कोस्टल एरिया? किस राज्य का कोई तटीय क्षेत्र नहीं है, तटीय क्षेत्र नहीं है उसका, ठीक है। गुजरात, गोवा, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। सी आंसर आ रहे हैं इसके। ये भी लगभग सबका सही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। गुजरात, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ जो समुद्र है वो है, टच होता है। गोवा का तो पता ही है, और महाराष्ट्र में आपको पता ही है कि मुंबई है तो होना ही होना है। राजस्थान ही एक ऐसा है जो सब तरफ से उसका लैंड लॉक है, मतलब सब तरफ से उसका कोई भी समुद्र से टच नहीं है, सब तरफ जो है वो घिरा हुआ है ज़मीन से ही, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा। द नेम ऑफ विच स्टेट एसोसिएट विथ चिपको मूवमेंट? चिपको आंदोलन किस राज्य का नाम, आंदोलन से किस राज्य का नाम जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। देखिए बबलू जी और भी जानकारी हमें देते जा रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू बबलू जी। और साथ साथ आंसर भी इनका फटाफट आ रहा है। तो ये जो चिपको आंदोलन है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन दो तीन आते हैं जो कि देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। एक तो आपका ये राज्य का नाम पूछा है, इसमें भी कौन से जिले में हुआ था। राज्य तो हमें पता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के कौन से जिले में ये आंदोलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है चामोली, ठीक है। चामोली में ही आपका जो है वो राष्ट्रीय उद्यान भी है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है, और वहीं उसी जिले में ही चिपको आंदोलन भी हुआ था। अच्छा, चिपको आंदोलन जब हुआ था तो इसमें सबसे अधिक नाम इसकी लीडरशिप के लिए किसका लिया जाता है? कोई बता सकता है? जो इसकी लीडरशिप में थे चिपको आंदोलन के टाइम में, वो कौन थे? उन्होंने ही नेतृत्व किया था। हाँ जी, चामोली जिले में है।
और इनका नेतृत्व करने वाले कौन थे? हाँ, माही जी का आंसर बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आज, हाँ बबलू जी का ऊपर आंसर है, यस राइट राइट, स्किप हो गया था। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा जो है आंदोलन से जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। तो इसी में से आपके 2-3 क्वेश्चन और निकल आते हैं। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग ढंग से अगर पूछेगा तो कभी आपको ऐसा पूछ लेगा, कभी सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से पूछ लेगा कि भाई सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन किया था, या चिपको आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है, और किस चीज़ के लिए हुआ था, तो सभी को पता है पेड़ों के लिए हुआ था। तो ये एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन और बन जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी और कल मिलते हैं। और जिनको भी क्लास अच्छी लगती है वो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टोटल नंबर बबलू जी के 19 आ गए हैं, वेरी गुड बबलू जी। और बहुत अच्छा क्लास में सभी का जो है पार्टिसिपेशन मैं देखती हूँ, खुशी होती है इस चीज़ के लिए कि सभी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ रेगुलर स्टूडेंट जो हैं वो और अपना रेगुलरिटी बना के रखें, बीच बीच में वो गायब जो हो जाते हैं गायब ना हो, कंटिन्यूटी बना के रखिए, इससे आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो जो भी हमारे साथ न्यू मेंबर्स जुड़ते हैं उनके लिए एक बार मुझे बताना ज़रूरी होता है कि वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो में जाएंगे तो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेंगी जो भी वीडियो हमने बनाई हुई है सब कुछ दिखेंगी। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वो सब्जेक्ट वाइज आपको शो होने लगेंगी कि कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आप देखना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक करें। सीटेट की देखना चाहते हैं, नेट की देखना चाहते हैं, क्योंकि नेट की क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी क्लासेस देखना चाहते हैं इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं। हमारा जो टाइमिंग है वो है 6 to 7 PM का, और कल और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगी। और कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, इम्पॉर्टेंट क्लास है, हर दिन इम्पॉर्टेंट क्लास ही रहती है। और कोशिश करिए कि खुद को थोड़ा लाइट फील कराइए, ज़्यादा प्रेशर ना लीजिए, और अपना एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, और इधर उधर की बातों से सुनने से सबसे बचिए। अपने खुद पर फोकस करिए कि हम इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा रखिए, बाकी सारे झंझट जो हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, खुद पे भरोसा रख के अपनी मेहनत को पूरी रखिए। ठीक, सब सब्जेक्ट पे आपको ध्यान भी देना है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अपनी तैयारी जारी रखिए फिलर फॉर्म के साथ।